पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है और हमारे साथ नंदिनी है जिन्होंने अभी जून वाले सेटअप में जेआरएफ क्लियर किया है। तो हम क्यों ना उनसे जेआरएफ के बारे में बातें करें। नंदिनी यहाँ से मास्टर्स कर रही हैं जेएनयू से। सीयूटी के लेके वो स्ट्रेटजी बता चुके हैं। हिंदू से इन्होंने कॉलेज करा है हिंदी में ही, और अभी पीएचडी का प्लान ये कर रहे हैं। इनका जेआरएफ हो गया है। तो नंदिनी, आपके तरीके कौन से थे और आपने इतना अच्छा स्कोर करा, लगभग 107 सवाल आपके सही थे हिंदी में। तो कौन से तरीके आपने बनाए हैं जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं जो लोग भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो नेट जेआरएफ की तैयारी है, उसमें 2 पेपर होते हैं। जैसे मेरा हिंदी साहित्य से है। हिंदी साहित्य में मैंने ग्रेजुएट ही हिंदी कॉलेज से, और उसके बाद मेरा जो मास्टर्स है अभी जेएनयू से, मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा। हुआ ये कि मैंने दिसंबर में केवल जब यहाँ पे एडमिशन हुआ, तो आप देते हैं ऐसे ही, एक बार देखते हैं कि पेपर कैसा है, बिना सिलेबस देखे या फिर बिना चीज़ों को पढ़े हुए मैंने दे दिया एक बार। हुआ ये कि बहुत खराब अंक आए, क्योंकि बिना उसके दिया था तैयारी फर्स्ट ईयर वगैरह। में दिया था। हाँ, फर्स्ट ईयर में दिया था, फर्स्ट ऐसे। तो अच्छा हुआ मैंने दिया, क्योंकि आपको लगता है कि अरे! नहीं निकला तो आपको अब थोड़ी तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ों का ईगो भी है ज़्यादा। ईगो भी हर्ट हो जाता है। तो ये नहीं, ईगो तो हर्ट नहीं होता मेरा, लेकिन हाँ, मतलब कि ये चीज़ें मुझे करनी लगता है, है कि मैं कर सकती थी। कर सकती। तो फिर तैयारी बहुत सूक्ष्म स्तर पर, क्योंकि पहले अगर मैं थोड़ा-सा पैटर्न समझा देती हूँ। पहले जो नेट जेआरएफ का हिंदी से प्रश्न आता था 2016 या 17 के, आप या 18-19 तक के भी देखेंगे, तो उसमें जो प्रश्न होते थे, वो आते थे हिंदी साहित्य के इतिहास से। इतिहास यानी जो कि सीयूटी में आ रहा है, जो कि आपका ग्रेजुएशन में आपने पूरा पढ़ा है। ये जैसे अगर किसी विद्यार्थी ने हिंदी में ग्रेजुएशन किया है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास का विद्यार्थी हो चुका है, उसको मालूम है रामचंद्र शुक्ल क्या है, सारे फैक्ट्स, उपन्यास, कहानी, कविता, सब कुछ उसको याद होते हैं। तो पहले यही आता था नेट जेआरएफ। सिलेबस जो कि इसका टेक्स्ट है, जैसे 10, इसमें 13 उपन्यास है, 20-30 कविताएँ हैं, अन्य कथेतर भी है काफ़ी ज़्यादा। तो 10 यूनिट जो आती है, इसका जो टेक्स्ट है, उससे प्रश्न पहले नहीं आते थे। लेकिन 2020 या 21 के बाद देखा गया, कोरोना के बाद, कि जो प्रश्न है, वो बहुत कठिन स्तर के, कठिन स्तर में क्या बोलूँगी, जैसे कि गोदान उपन्यास आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसमें ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि होरी ने सयुआन एक कैरेक्टर है, उसको देखकर कौन-सा गीत गाया? या भोला के गाँव की दूरी, होरी के गाँव की दूरी से कितनी डिस्टेंस, मतलब बहुत बहुत से फैक्चुअल और बहुत अंदर की डीप। उतना ध्यान से कोई ये तो नहीं। ये पड़ेगा। आप गोदान पढ़ते हुए क्या है ना कि कृषि समस्या है, आप उसकी संवेदनाओं से जुड़ेंगे। एक साथी का, विद्यार्थी का अर्थ क्या है कि आप संवेदनाओं को कितनी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और समाज में परख रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, तो विद्यार्थी को भी अब यही पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ रहा है उपन्यास, लेकिन वो ये फेक भी से कर लिख रहा लेते है। हैं। वो मैथ्स की तरह पढ़ रहा है, समझ रहे हैं? तो इस स्तर पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और जैसे कविताओं से प्रश्न, जैसे आगे की एक कविता है असाध्य वीणा, आप लोग जानते होंगे तो। उसमें से एक प्रश्न आया कि कौन से वाद्य यंत्र का यूज़ किया गया? मतलब आपको कविता में भी पूरा, मतलब एक-एक पंक्ति आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर जो वो आती हैं पंक्तियाँ, उसमें ये आता है कि राम की शक्ति पूजा की 4 लाइन दे देंगे और बोलेंगे क्रम से लगाओ। तो आपको कविताओं को याद करना पड़ेगा। कविताओं पर ये चीज़ है, और आधुनिक काल की कविताओं को याद करना पड़ेगा। जैसे भक्ति काल की कविता नहीं, मतलब उसमें से सिर्फ़ अर्थ पूछ लिए जाते हैं, एक शब्द का अर्थ। लेकिन आधुनिक काल का क्रम से पूछ लिया जाएगा, कौन, मतलब बहुत डीप से प्रश्न आने लग गए हैं। अब वो ज़्यादा रट्टा चाहिए होगा। बहुत रट्टा। आपको नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आप 1 महीने में मतलब नोट्स वगैरह बना लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको उपन्यासों को पढ़ते वक़्त, या फिर अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जितने बेहतर नोट्स होंगे, आपका परीक्षा में चांसेस है कि उतना ही अच्छा हो जाएगा। अंत में आपको समय नहीं मिलेगा कि आप 13 उपन्यास को पलटें और देखें कि कहाँ-कहाँ टिक लगाया था। नोट्स ही वो जो 4-5 पन्नों के बचेंगे, उस पर। तो इस परीक्षा की शुरुआत में आप ये ध्यान रखें कि आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन स्तर के नोट्स बनाने पड़े। अब नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप परीक्षा, जो पूर्व की परीक्षाएँ हो गई है, 2020 से आप देख सकते हैं, उन परीक्षाओं में कैसे प्रश्न किस खंड से किस स्तर के पूछे जा रहे हैं। उपन्यासों से ये सामान्य हो गया कि पात्र पूछे जाते हैं, पात्र के रिलेशन पूछ लिए जाते हैं। जैसे झूठा सच से आज से जितने भी प्रश्न आए, उनमें हमेशा ये पूछा जा रहा है कि इस पात्र का इस पात्र से क्या कनेक्शन है? ये भाई-बहन है, पति-पत्नी है, माता-पिता है? तो ये ऐसे प्रश्न। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उपन्यासों से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कविताओं से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और जैसे भाषा से, जैसे कि अभी मेरा जो हुआ था, उसमें काव्य शास्त्र से बहुत कठिन प्रश्न आए। सामान्य बच्चे इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो दृष्टि की किताब आती है नेट जेआरएफ वाली, उससे तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सभी विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से पहले काव्य शास्त्र की जो किताब है, मतलब की दृष्टि की जो किताब है काव्य शास्त्र की, वही पढ़ कर गए थे। लेकिन जो पूछा गया था उसमें से नहीं पूछा गया था, वो बहुत भगीरथ मिश्र इसको जैसे। एक और तरीके से देख सकते हो कि जैसे हम बच्चे हैं, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि कौन-सी किताब हम यूज़ करने वाले हैं।
तो जो पेपर बनाने वाला होगा उसको भी पता ना कि कौन सी किताब ये यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा अब ये डबल गेम हो गया है, ठीक है? जब आप एग्ज़ामिनर को बहुत हल्के में हल्के में लेते हैं, आप कहते हैं कि यार क्या पेपर ईज़ी बना दिया है, तो उनका भी आएगा ना कि भाई अब बताता हूँ, तो वो फिर चलता रहेगा। अभी मुझे उम्मीद है कि बार-बार पेपर के पैटर्न बदलेंगे, हाँ, बदल रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने दे दिया है वो चाहते हैं कि मार्केट में जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं उसके बियॉन्ड जाएँ। आप फिर अपनी किताबों पे जाएँ, वो करें। हाँ, तो वही है कि आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से करें। तो काव्य शास्त्र के बहुत कठिन प्रश्न भगीरथ मिश्र से और 1-2 किताबें काव्य शास्त्र की उससे पूछ लिए गए थे प्रश्न, जो कि कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ से निश्चिंत होकर चलिए कि बहुत हाई लेवल चला जाएगा, तो कोई बच्चा नहीं। तो अपनी तैयारी जो है उस पर विश्वास करें और फिर परीक्षा में बैठे। नेट जेआरएफ की हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों की ये कमी होती है कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। ये क्योंकि सोशल साइंस में ज़्यादातर की होती है। जब मैंने दिया था 2017 में, तो मेरे 50 में से 44 सही, वो और बहुत अधिक बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि सिंपल गेम ये है कि आपके पास 2 घंटे हैं और आपको 5 नंबर इम्प्रूव करने हैं। तो जहाँ आप 25 नंबर पा रहे हैं 50 में, वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं टाइम देने के, कि जहाँ आप 45-40 पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करेंगे तो सारा गेम है इम्प्रूवमेंट का, कि दोनों बैलेंस रहे। हाँ। एवरेज आपको 30 से ऊपर आना है। अगर आपको जेआरएफ करना है 35 हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 30 प्लस तो आपको करना ही है पेपर 1 में। देखिए, अब सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग धारणाएँ होती हैं। जैसे किसी बच्चे की अगर फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है, तो फिर वो ये कर सकता है कि हाँ, सेकंड पेपर को वो सामान्य है, अगर एक अच्छा होगा तो एक कम होगा। काम होगा। ये तो फिक्स है। दोनों आए तो आप फिर आप बहुत ज़्यादा प्रतिभा वाले विद्यार्थी हो गए। तो सामान्य तौर पर एवरेज स्टूडेंट का मैं देखूँ तो फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती है, रीज़निंग उतनी अच्छी नहीं होती है। हम लोग कम्युनिकेशन कर लेते हैं, एनवायरनमेंट कर लेते हैं, जो भी रट्टा लगाने वाला है, जो थ्योरी है। रिसर्च मेथड में भी टफ पूछने हाँ, लगे। हाँ। तो और अब के जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी अंदर थ्योरी से नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल बहुत हो गए हैं प्रश्न जो फर्स्ट पेपर के हैं। तो उस आधार पर फर्स्ट पेपर उतना अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करें कि 25 हिंदी साहित्य की अगर आप बच्चों को देखेंगे तो 20 से ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो यही है कि अगर आपका फर्स्ट पेपर उतना अच्छा नहीं है तो सेकंड पेपर को, क्योंकि कट ऑफ 100 जा रही है, ठीक है? इस बार 100 गई और कट ऑफ अब बढ़ेगी। इसके नियम आप जान चुके हैं क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो बच्चे हैं वो वही बार-बार, जैसे कि अब ये हो गया कि आपके कितने अच्छे स्कोर आएँगे, इस आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन अब मिलेगा। आप जून में जेआरएफ हो गई हैं, आप जैसे दोबारा दूँगी, हाँ, मैं दोबारा दूँगी, क्योंकि पीएचडी में एंट्रेंस को हटाकर नेट जेआरएफ के कोर। ये तो नैतिक रूप से तो गलत है ही है कि एक एग्जाम को आपको बार-बार तैयारी कराना है। दूसरा, मुझे ये टाइम को लेके भी है कि आपने तैयारी कर ली, आप लाइफ में कुछ और काम कर सकते हैं। आपने एक बार साबित कर दिया कि भाई जब नेट का पेपर वैलिड रहेगा, तो बार-बार नेट तो वैलिड रहेगा ना, मतलब वो जेआरएफ वाला हाँ, वैलिड रहे। नेट रहेगा कि अगर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको कहीं एडमिशन लेना है तो पीएचडी में अगर एनरोल होना है तो उसमें 2 खंड हैं, एक तो जेआरएफ वाली सीट पर, एक नेट वाली सीट पर। नेट वाली सीट में आपके स्कोर देखते हैं कि कितने आए आपके। अगर किसी बच्चे के बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, तो उसका 70% जुड़ता है इंटरव्यू में। जैसे 30% उसमें वेटेज है इंटरव्यू को, 30 अंक, और 70% वेटेज है आपके नेट में स्कोर। तो जिसके जितने अधिक आएँगे अंक, तो फिर उसका फ़ायदा उसको मिलेगा इंटरव्यू में। तो इसलिए बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक बढ़ाएँ, तो कट ऑफ इसलिए बढ़ती जा रही है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। क्योंकि ये कहीं न कहीं सिर्फ जेआरएफ से जुड़ा हुआ नहीं है ना, पीएचडी एडमिशन से भी। एडमिशन से भी। तो आप देखेंगे कि बार-बार वही बच्चे जेआरएफ की सीट को ले रहे हैं जिनका पहले हो चुका है। जो कि टॉपर थे यहाँ, जिनका हुआ, वो तीसरी बार उन्होंने दिया था वो वाला एग्ज़ाम। मतलब जेआरएफ हो गया एक बार, दूसरी बार भी हो गया, फिर तीसरी बार दिया। समझ रहे हो? अब सीट्स जो हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी कम हो जाएगी, मेरिट भी ऊपर जाएगी। मेरिट भी ऊपर जाएगी, सीट्स भी कम हो जाएगी। तो जिससे कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पेपर तो आपका मतलब कि ये है कि फिक्स्ड नहीं है हिंदी साहित्य वालों का। तो आप मिनिमम 30 या 27, जैसे मेरे स्कोर थे 28, ठीक है? तो मैं सेकंड पेपर बहुत मज़बूत लेकर चलती थी कि इसमें मुझे 80 से, मतलब 80 या फिर 75 अंक लाने हैं, ताकि बैलेंस चीज़ें हो सकें। आपने 80 के आसपास करा भी। जैसे मैंने जून में 80 किया था। हाँ। जून वाले पेपर में जो कैंसल हो गया था उसमें 80 और 20 आए थे मेरे, इधर तो हो गया था। और इस 80-20 नहीं, 25 आए थे उसमें और इसमें 80, तो 105 हो गया था। और इधर ऐसा है कि उधर 28 और इधर शायद 72-73 है, हाँ। तो इसलिए हो गया। तो यही है कि अगर परीक्षा बहुत टफ आ रही है, सेकंड पेपर अभी जो ये दिसंबर वाला एग्जाम हुआ अभी जनवरी में, इसमें देखा गया कि जो पेपर अब फिर से वो पैटर्न बदल रहा है कि डीप क्वेश्चन नहीं दे रहे, साहित्य इतिहास से बहुत प्रश्न दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे सीयूटी की तैयारी कर कर साहित्य इतिहास को भूल जाते हैं। तो गोविंद पांडे को गीता की तरह आप मानिए, पुराण आदि की तरह, और उसको डेली, मतलब 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना अगर आप पलट रहे हैं तो वो आपकी चीज़ें निरंतरता में रहेगी। एक चीज़ें बनी रहेंगी, वरना आप भूल जाएँगे सारी चीज़ें।
और उसको तैयार करें और नोट्स बहुत बेहतर तरीके से बनाएं। तो ये तो बेसिक हो गया कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको करनी है। बुक्स कौन-सी यूज़ करनी है? अगर आपको बताना हो कि कौन-कौन सी बुक किस पार्ट के लिए यूज़ करना है, अगर आप वो रिकमेंड करना बुक्स जैसे कि जो सामान्यतः बच्चे लेते हैं, दृष्टि वाली, नेट ज़ेरो वाली उठाइए, उस नया एडिशन लीजिएगा, अभी 6ठा या 7वाँ एडिशन भी आ गया है। नए एडिशन से अच्छी बात ये है कि उसमें जो गद्य खंड में उसमें निरंतर वो परिवर्तन करते जा रहे हैं, जैसे पत्रकारिता में भी या फिर पुरस्कार में भी, जो कि अच्छी चीज़ है। तो नया खंड अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो नया खंड लीजिएगा और उसका जो गद्य पार्ट जो स्टार्ट होता है, जैसे कि उपन्यास स्टार्ट होता है गद्य, उसको ज़रूर पढ़े एक बार। अगर आपने उपन्यास पढ़ा भी है, उसके बावजूद उन चीज़ों को ज़रूर याद से देखें। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप साहित्य इतिहास के लिए या तो दृष्टि वाली अपना सकते हैं, वो भी ठीक है, या तो फिर गोविंद पांडे पर शिफ्ट कर सकते हैं इतिहास के लिए। जैसे मैंने शुरुआत से सीयूटी से नहीं उठाई कभी दृष्टि वाली किताब, क्योंकि मुझे बहुत मोटी लगती थी। तो मैंने लेकिन हाँ, उसमें भी मैं अपडेट होती रहती थी, क्योंकि गोविंद पांडे में पुरस्कार और पत्रकारिता 2013 के बाद अपडेटेड नहीं है, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। वो कुछ-कुछ चीज़ें आपको दृष्टि से देखनी पड़ेंगी। तो मैंने गोविंद पांडे से साहित्य इतिहास इतिहास याद किया था और जो ये वाली चीज़ है, इसको गद्य खंड जो है, वो दृष्टि वाली किताब से देखी थी। और जो आप टेक्स्ट पर ध्यान दें, जैसे अन्य कथेतर है। अन्य कथेतर को आपको ज़रूरत नहीं है कि आवारा मसीहा पूरी पढ़नी है या फिर संस्कृति के 4 अध्याय जो रामधारी सिंह दिनकर के उसका पूरा। लेकिन हाँ, अन्य कथेतर से हमेशा आप देखेंगे तो भूमिकाओं से या तो वो जो उसका इंडेक्स है उससे प्रश्न आ जा रहे हैं। जैसे तिब्बत की यात्रा से प्रश्न आया था पिछली बार कि क्रम से लगाइए कि इसके बाद कौन-सा लेसन ऐसे दिया जाता है, तो कौन-सा खंड आया था। तो यही है कि उन अन्य कथेतर से प्रश्न कैसे आ रहे हैं। मुर्धैया उपन्यास को ज़रूर पढ़कर जाएँ परीक्षा में, उससे प्रश्न डीपली आते हैं, क्योंकि वो अन्य कथेतर में है लेकिन डीपली। और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अरे या वह रहेगा याद, ये सारी चीज़ें आप देख मतलब याद करके जाएँ। उपन्यास आप सारे नहीं भी पढ़े तो मिनिमम 5-6, जैसे राग दरबारी, गोदान हो गया, मैला आंचल हो गया, इससे डीप से प्रश्न आएँगे। ये सामान्य पुस्तक हैं, ये सभी ने पढ़ी होगी। तो इससे आप अगर सोचेंगे कि ऊपर से प्रश्न आ जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। कहानी बहुत छोटी-छोटी है, सारी कहानियों को 2-3 बार या फिर उनके नोट्स बहुत अच्छे से बनाकर जाएँ। आप पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले देखना पड़ेगा आपको कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तो उस खंड से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ये लिख लीजिए। जैसे आप जब एनालाइज़ करेंगे तो देखेंगे कि इस कहानी से, जैसे चीज़ की दावत से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, हमेशा गीत आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बारीक-बारीक चीज़ें आप ध्यान में रखकर फिर परीक्षा की शुरुआत मतलब तैयारी अब कैसे करनी है, ये कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सब सिमिलर चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब बहुत लोग को पता भी होता है। तो मान लीजिए कि सबके पास रिसोर्सेज़ बराबर हैं। उसके बाद कौन से बेस्ट तरीके हैं कि आप बाकी लोग, क्योंकि आपस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं, किताबें सब लगभग-लगभग सेम ही सेम है हैं। सबके पास। ये एक गलती आपने पहले बताई थी कि एक ही तरह की किताब 2 नहीं पढ़नी है एक साथ। और कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए बच्चों को, अगर आप उनके पास 4-5 महीने होंगे अभी तैयारी करने के लिए? तो तैयारी करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो टेक्स्ट को बिना पढ़े, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, इस बात को मैं मानती हूँ, टेक्स्ट को बिना पढ़े परीक्षा में जाते हैं। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं ना, तो आपके नोट्स जैसे कि उस चीज़, जैसे कोई उपन्यास मैंने नहीं पढ़ा, जैसे मैंने ज़िंदगीनामा नहीं पढ़ा था, ठीक है? लेकिन मुझको मालूम था कि इससे कहाँ से प्रश्न आएँगे, उससे हमेशा क्रम से गीतों के प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं उस चीज़ को नेट से या फिर यूट्यूब से, ऐसी जगहों से बहुत अच्छे से तैयार करके गई थी कि उसका प्रश्न भी मुझसे बन जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि टेक्स्ट को, जैसे कविताओं को आधुनिक काल की जितनी है वो सारी पढ़कर जाएँ, कहानी को, निबंध को, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जैसे कहानी 21 है, तो आप पूरी कर सकते हैं 2 दिन में, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप, जैसे कई बार बच्चे होते हैं कि किसी कोचिंग से वो चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट पढ़ को जाएँगे तो समझ बनेगी आपकी। मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि या तो चीज़ों को आप समझ जाते हैं या तो आप रट्टा मारते हैं। तो जिन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, उनको आपको समझना है कि रट्टा करने वाला लिमिटेड है। कि मान लीजिए मैं डेट्स के बारे में बोलूँ, बहुत लोग हैं, जैसे शुक्ल जी की कोई किताब आपने बताई। अब उसमें एक है कि 2019 में लिखी गई कि 29 में लिखी गई। तो बेसिक कॉमन सेंस है कि ये पुरानी किताब है, 29 19 की से है। 31, हाँ, हाँ। तो ये है कि आप समझ में डाल लेंगे उसको, या तो आप रट्टा मारें कि यार 29-29 है, या तो बेसिक आप तो समझ में आप कोशिश करिए कि समझ एक बड़ा धरातल है, हाँ, हाँ। वहाँ पे आप रख लीजिए, नहीं तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। नंदिनी की जो सबसे खास बात है, मैंने इंटरव्यू करते हुए नोटिस करी कि अगर आप इतनी बारीकी से कोई चीज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा पेपर एनालाइज़ करा हुआ है। सबसे जो की है, एक तो सिलेबस हो गया, टीवाईक्यूज़ आपने बहुत अच्छे से एनालाइज़ करा है, क्योंकि आप 2016 के पेपर की बातें कर रही हैं। जो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि केवल हमारे पास सिलेबस है, बुक्स हैं, वो पढ़ लेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, जब तक आप एनालाइज़ नहीं करेंगे कि कहाँ से पेपर आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, और आपको वो धीरे-धीरे पता चलेगा। डे 1 से पता नहीं लगता है। जब आप आखिरी में होते हैं, पढ़ते-पढ़ते क्रॉस कर लेते हैं, तब आप देख पाते हैं कि यार ये पूरा का पूरा मामला है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उनका कोशिश करें कि आप पालन करें। और जब भी आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो नेट जेआरएफ एक एंड नहीं है। हाँ।
ये इंस्ट्रूमेंट है कि आप पीएचडी में आएँगे या तो जॉब में जाएँगे। तो अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो मास्टर्स के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी भी करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी कोशिश करें कि जो ज़्यादा मेहनत करने वाला रास्ता है वो अपनाएँ, और इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग बनाते रहेंगे। आप स्ट्रैटेजी वाले वीडियो हैं या टॉपिक वाले वीडियो हैं। अगर कोई विषय आपको बहुत टफ लगता है कि यार ये तो कोई अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है, तो आप वो विषय लिख के भेजेंगे, वो नंदिनी कभी न कभी जब फ्री होंगी तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे उस विषय के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और कराइए। जय हिंद।